पिछले क्लास में हम लोग देख चुके इमेज क्या है और इमेज के प्रकार को। अब आते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन पर जरा सा विचार करें। साइन कन्वेंशन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। कोई भी हिसाब बिना इसके नहीं समझ में आएगा। साइन कन्वेंशन कहते हैं, डिफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें, जानना चाहें तो कहता है किसी भी मिरर में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी को ऋणात्मक या धनात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। ऋणात्मक और धनात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्हों के द्वारा दर्शाना ही साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है। उसमें वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं यू से, वस्तु की दूरी हम लोग लिखते हैं यू से, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी लिखते हैं भी से, प्रतिबिंब की दूरी भी से, और फोकस दूरी को एफ से तो लिखते ही हैं, पहले से ज्ञात है। इस तरह से वस्तु डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी एंड फोकस दूरी एफ, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की आवश्यकता पड़ती है। वह नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करना ही साइन कन्वेंशन है। हम लोग अवतल दर्पण में देख लेते हैं, ये एफ, ये सी, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को स्मॉल एफ, दैट इज फोकस दूरी कहते हैं। अगर कोई वस्तु है यहाँ खड़ा तो वस्तु से इमेज बनाते हैं और वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। अर्थात ये साइन कन्वेंशन के अनुसार सभी दूरी को पोल से मापते हैं। सभी दूरी पोल से मेजर किया जाता है और पोल से वस्तु तक की दूरी को हम लोग यू कहेंगे और पोल से और इमेज तक की दूरी को हम लोग भी कहेंगे। तो साइन कन्वेंशन कहता है कि आपतित किरण की दिशा में, ये इंसिडेंट रे की दिशा में अगर हम लोग दूरी नापते हैं तो वह हमेशा पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर दूरी नापते हैं तो वह नेगेटिव होगा। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं यह रे इधर जा रही है और हमको नापना है सभी दूरी पोल से। तो पोल से जब हम लोग वस्तु की दूरी नापेंगे तो उसका डायरेक्शन इधर होगा। इट मीन्स वस्तु की दूरी अवतल में, कॉन्केव में, मिरर में वस्तु की दूरी पोल से जब इधर इसके विपरीत हो गया, उल्टा, तो u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे, -10, -20 जो भी आएगा। और अगर प्रतिबिंब आगे बनेगा तो भी हो जाएगा नेगेटिव, और जब भी आगे बढ़ेगा तो यह वास्तविक होगा, इसलिए यह वास्तविक रहने पर यह नेगेटिव आएगा। और भी अगर पीछे बन जाए इमेज, तो पीछे बनने पर यह वस्तु की दिशा में, यह रे की दिशा में इसको मापा जाएगा, इसलिए यह पॉजिटिव हो जाएगा और यह इस स्थिति में यह काल्पनिक होगा। इस तरह से हम लोग, और यह हमेशा इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि यह आगे रहेगा। यह याद रखना है। यह अवतल दर्पण में है। वहीं पर अगर हम लोग उत्तल दर्पण में लेते हैं तो उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण के लिए अगर हम लोग लें तो जरा इमेज के द्वारा देख लेते हैं, ठीक रहेगा। ये इस तरह से उत्तल में अगर कॉन्वेक्स में लेते हैं तो याद होगा ये एफ पीछे जाएगा, सी भी पीछे जाएगा, फोकल लेंथ पीछे, वस्तु यहाँ, इमेज इसका यहाँ बनेगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पोल से तो नापेंगे, रे इधर जा रहा है, वस्तु की दूरी यू हमेशा इसमें भी नेगेटिव होगा, लेकिन भी इसका हमेशा पीछे बनेगा,
यानी काल्पनिक होगा इसलिए पॉजिटिव होगा, और एफ भी इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि रे के दाईं ओर है, रे के दिशा में होगा। ये साइन कन्वेंशन है, इसको हर हालत में याद रखना है, तभी हम लोग किसी भी हिसाब को ठीक से बना पाएंगे। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, पहले भी लिख चुके हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम लोगों को दर्पण सूत्र जिसको कहते हैं, मिरर फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f फोकल लेंथ, v डिस्टेंस ऑफ इमेज और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। इस पर हिसाब बनेगा। इसके अलावा इस चैप्टर में एक फॉर्मूला और है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन आवर्धन। मैग्निफिकेशन आवर्धन, और यह आवर्धन का को डिफाइन करेंगे। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं आवर्धन। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में अगर लिखें, मैथमेटिकली लिखें, तो ये होता है h2/h1, और एक्चुअली इसको प्रूफ करके हम लोग निकालते हैं -v/u। ये माइनस में होता है, इस तरह से यह एक फॉर्मूला है इसका -v/u। मेन सूत्र हो गया h2/h1। इसका प्रूफ भी है, यहाँ प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूँ। अब आवर्धन के बाद, आवर्धन में भी हम लोग काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हिसाब को ठीक से बनाएंगे, तब ये बनेगा। मैग्निफिकेशन पर पूछता है सवाल, अगर जिसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा वो वास्तविक, और जिसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा वो काल्पनिक होगा। अब आते हैं हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के यूजेज पर। कॉन्केव मिरर का अगर यूज देखते हैं तो हम लोग ले सकते हैं सर्च लाइट में, ले सकते हैं हम लोग, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं दांत के इलाज करने में। आग यहाँ माथे पर लगाकर वह लाइट को रिफ्लेक्ट कर दांत के पास ले जाने से रोशनी होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, जैसे पहले भी बताएं, हेडलाइट का वह भाग इस तरह का है तो यह अवतल है, नहीं तो अगर ये इस तरह का है तो इसी का एक हिस्सा पैराबोलिक मिरर भी है। ये इस तरह से हेडलाइट में, गाड़ी वगैरह के हेडलाइट में लगाया जाता है। इसके बाद सोलर भट्टी में भी लगाया जाता है इसको, जिससे पानी गर्म हो जाता है और उसका उपयोग पानी को गर्म करने में किया जाता है। इसके अलावा खान वगैरह में लोग जाते हैं नीचे तो माथे पर एक लाइट लगा कर जाते हैं ताकि रोशनी होता रहे, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज होता है। इस प्रकार यह कॉनकेव का यूज था। कॉन्वेक्स के यूज में जब आएंगे तो एक तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, मोटर गाड़ी का साइड मिरर हो गया जिसमें जनरली गाड़ी के बगल में रहता है, जिसमें चेहरा भी देख सकते हैं। किसी भी वाहन के साइड मिरर में वो साइड मिरर एक्चुअली लगाया जाता है पीछे से आने वाले वाहन को देखने के लिए। एक क्वेश्चन भी आता है कि वाहनों में साइड मिरर उत्तल दर्पण का क्यों लगाते हैं। उसका जवाब हम लोग देंगे, उत्तल दर्पण में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा सीधा बनता है। साइड मिरर में लगाने पर पीछे से आने वाले किसी भी वाहन को हम आसानी से उसमें देख सकते हैं और उसके अनुसार हम अपना क्रियाकलाप या साइड वगैरह दे सकते हैं। इसी में एम्बुलेंस वगैरह में ये उल्टा करके एम्बुलेंस आगे लिखा रहता है, अगर पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो उसको हम लोग सीधा करके कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं।
इस तरह से ये दूसरा यूज इसका, गली में विस्तृत प्रकाश। अगर यहाँ बल्ब लगा दें तो यह लाइट चारों तरफ इस तरह से फैल जाएगा, यह बहुत इनलार्ज होकर के लाइट को देगा। यह विस्तृत प्रकाश के लिए इसका यूज करते हैं। इस तरह सारांश में अगर हम लोग समरी करें तो किसी लाइट का किसी सतह से अगर टकरा कर लौटना रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों को सरफेस चाहिए, और अगर जो जितना चिकना सरफेस होगा वो उससे लाइट उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मिरर लेते हैं तो यह मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसमें चेहरा दिखाई देता है। और आइडियल मिरर वो है जिसमें टोटल लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद हम लोग देखें मिरर का दो प्रकार, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का सरफेस प्लेन होना चाहिए, स्फेरिकल का परावर्तक सतह उभरा हुआ या धंसा हुआ होना चाहिए। परावर्तक सतह उभरा धंसा होने के कारण ये दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। अवतल में काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब। जनरली अवतल में एक ही कंडीशन है काल्पनिक प्रतिबिंब का और वास्तविक प्रतिबिंब बाद बाकी। फोकस के भीतर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वह बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और उसके बाद उधर जितना भी कंडीशन होगा सभी वास्तविक प्रतिबिंब का होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में सभी इमेजेस किसी भी डिस्टेंस पर रखे वस्तु का इमेज काल्पनिक होगा, और यह छोटा होगा, सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन सब पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है यह भी रहता है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत अर्थात शेविंग करने में करते हैं क्यों? तो यह भी उसका यूज है। तो अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को फोकस के भीतर रखते हैं तो उसका इमेज दर्पण के पीछे बड़ा सीधा बनता है। जब अपने चेहरे को दर्पण के फोकस के भीतर लाते हैं तो उसका इमेज दर्पण में बड़ा बनता है, जिससे हमारा से दाढ़ी का छोटा छोटा बाल भी बड़ा बड़ा दिखाई दे जाता है और उसको साफ कर लिया जाता है। तो जो शौकीन लोग होते हैं जिसको ज्यादा फ्रेशनेस चाहिए, चकाचक चाहिए चेहरा, उसको जो है वे लोग इसका उपयोग करते हैं और छोटा से छोटा बाल भी उसको साफ कर लेते हैं। इस प्रकार अवतल दर्पण का उपयोग एक हजामत बनाने में भी है। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के सारे चीजों को देख लिए। इसमें सम है, आप लोग इसको अवश्य बनाइए। लाइट का दूसरा प्रॉपर्टी है अपवर्तन। अब यह क्या है? तो कहते हैं प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मीडियम का मतलब हो गया वह चीज जिससे लाइट आर पार हो जाए, और अलग अलग मीडियम का मतलब जैसे हवा एक मीडियम है, पानी मीडियम है, कांच मीडियम है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो यह अपनी दिशा से मुड़ जाता है। इस तरह से जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, अब यह रास्ता पकड़ लेता है यह। तो लाइट का इस प्रकार मुड़ने की घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। और इसमें मोड़ने की घटना दो तरह से होती है। अपवर्तन में यह जानना होगा माध्यम जो है दो तरह का, एक रेयर और एक डेंसर। डेंसर का मतलब हो गया सघन और रेयर का मतलब हो गया विरल। अब इसको मोटा मोटी यह निश्चित नहीं है, पानी यहाँ पर डेंसर है लेकिन दूसरे जगह यह रेयर भी हो सकता है। तो जब दो माध्यम लेंगे हम लोग, उसमें जिसकी डेंसिटी अधिक वह डेंसर
और जिसकी डेंसिटी कम वह रेयर होगा। अर्थात जो हल्का होगा वह विरल और जो भारी होगा वह सघन होगा। अब हम लोग अगर पानी और कांच ले लें, पानी और कांच लेंगे तो पानी यहाँ पर हो जाएगा विरल और कांच हो जाएगा सघन। इस तरीके से यह निश्चित नहीं है कि पानी सघन ही है या हवा विरल ही है, ये जगह के अनुसार ये परिवर्तित भी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग माध्यम दो प्रकार का, डेंसर और रेयर, उसमें डेंसर और रेयर से ही काम है और जगह के अनुसार दो चीजों में जो जिसकी डेंसिटी कम होगी वह रेयर होगा, जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वह डेंसर। अब हम लोग आते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का परावर्तन के कितने नियम हैं तो हम लोग देख लिए दो। अपवर्तन के भी कितने नियम हैं तो दो। यह भी एग्जाम में रहता है। तो अपवर्तन के दो नियमों में है पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम परावर्तन की तरह ही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और अपवर्तन के बाद जो किरण जाता है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। यह रिफ्रैक्टिव रे है, अपवर्तित किरण, और यह अभिलंब है, नॉर्मल है। यह डेंसर है और यह रेयर है। डेंसर से जब रेयर रे जाएगा तो अभिलंब से दूर चला जाएगा और रेयर से डेंसर जब आएगा तो अभिलंब की ओर सट जाएगा। तो यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये फर्स्ट लो। अब सेकेंड लो कहता है, यह परावर्तन से थोड़ा अलग है। सेकेंड लो कहता है किस प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, लाल, पीला, हरा, नीला, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, एक कलर लेंगे, विशेष रंग के लिए किसी दो माध्यम में आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा अचर होता है, कांस्टेंट होता है। यह कांस्टेंट होता है। फिर से देख लें कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए किसी दो माध्यम में आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा अचर होता है, कांस्टेंट होता है। यह सेकेंड लो है। इस लो को वास्तव में शनेल महोदय ने दिया था, इसलिए इसे शनेल्स लो भी कहते हैं। एग्जाम में शनेल्स लो कह करके भी पूछा जाता है। बच्चे जो मेमोरी में नहीं रखते हैं वो समझ नहीं पाते हैं शनेल्स लो क्या है। ये सेकेंड लो अपवर्तन का ये शनेल्स लो है और ये कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। इसको हम लोग आगे देखेंगे। यह इस तरह से अपवर्तन का भी दो नियम। आने के लिए यह आता है, रेयर से डेंसर जब रे जाएगा तो क्या होगा, तो रेयर से डेंसर जाने पर रे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और डेंसर से रेयर जाने पर रे अभिलंब से दूर चला जाएगा। इससे भी ऑब्जेक्टिव रहता है। अपवर्तन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन भी आता है, किसी बाल्टी में अगर पानी भर दिया जाए तो उसका पेंदी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, ये हम लोग यहाँ देखेंगे अभी। या यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, अगर एक बाल्टी में सिक्का डाला हुआ है
उसे जो है उसमें पानी भर दें तो ये सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यह अपवर्तन के कारण होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर पेंदी के लिए लेते हैं तो कहीं से भी इमेज बनाने के लिए 2 रे लेते हैं। यह जब पानी से हवा में यह इमेज रे जाता है तो अपनी दिशा से मुड़ जाता है और यह इस तरह से हो जाता है। हमारी आंखें हमेशा सीधी देखती है, जो रे इसके पास पहुंचा उसी रे की दिशा में यह आगे की ओर देखती है और इस तरह से यह पोजीशन इसको यहाँ दिखाई देता है और यह अपवर्तन के कारण यह पॉइंट का इमेज यहाँ बनता है और यह इमेज ऊपर बनने के कारण यह पेंदी हमको ऊपर दिखाई देता है। इस तरह से यह अपवर्तन के कारण ही होता है। किसी झील के किनारे गए, किसी नदी का किनारा में गए, अगर हम नीचे उतरते हैं तो वह जितनी गहराई रहती है वास्तव में वह उससे ज्यादा डेप्थ होता है उसमें। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वैसे जितना जो रियल डेप्थ है उससे वह ज्यादा डेप्थ अपवर्तन के कारण ही होता है। इसी तरह से कटोरे में सिक्का रखा हुआ, उसमें पानी भर दें तो वह ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। बाल्टी में अगर एक पानी भरी बाल्टी में अगर एक छड़ रख दें तो वह टेढ़ा दिखाई देगा। यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह सब का कारण है अपवर्तन। अगर एक छड़ रख दें तो यह छड़ इस तरह का टेढ़ा दिखता है और इसका कारण भी अपवर्तन ही है, रिफ्रैक्शन ही है। फिर वायुमंडल में भी अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा का टिमटिमाना, तारा जो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इस तरीके से यह अपवर्तन है। अब आते हैं अपवर्तन के लिए हम लोग लेंस को देखते हैं। जिस तरह से परावर्तन के लिए मिरर का अध्ययन किए उसी तरह अपवर्तन के लिए लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है और यह लेंस 2 तरह का होता है। एक लेंस जिसका बीच में मोटा और बगल में पतला हो वह कॉन्वेक्स लेंस है, यह उत्तल लेंस है। नाम वही कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। वैसे लेंस के बहुत सारे प्रकार हैं, हम लोगों को यहाँ पढ़ना नहीं है। यह ऐसा लेंस जिसका बीच में मोटा और बगल में पतला हो वह उत्तल लेंस है और ऐसा लेंस बीच में पतला और बगल में मोटा हो वह अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। इस तरीके से लेंस का भी 2 प्रकार, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस के कुछ टर्म्स को हम लोग देख लें जिससे कि हम लोगों को सुविधा हो। लेंस क्या है, तो लेंस 2 गोले का बना हुआ है। लेंस का अगर डायरेक्ट लेंस पूछा जाए तो 2 गोले का बना ऐसा पारदर्शी पिंड, जिस पारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे लेंस कहते हैं। तब लेंस के कितने प्रकार हैं, तो लेंस के 2 प्रकार हैं। तो इस तरह से यह 2 गोले का बना होता है। एक गोला इधर चला गया, एक गोला इधर चला गया। जब 2 गोला है तो 2 सेंटर होगा, इसको C1 C2 लिखें। और लेंस के ठीक बीच को, जिस तरह से मिरर के ज्यामितीय केंद्र को पोल कहे, लेंस के ज्यामितीय केंद्र को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, इसको O से लिखेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये O से लिखेंगे। दोनों C को मिलाने वाली रेखा को हम लोग एक्सिस कहते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और यह ऑप्टिकल सेंटर इसी एक्सिस के बीच में होता है। अब ठीक उसी तरह से इसमें भी फोकस, तो इसमें भी फोकस 2 होगा, इधर भी और इधर भी, क्योंकि 2 गोला है। जिस फोकस का यूज हम लोग इमेज बनाने में करते हैं उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जिसका यूज इमेज बनाने में नहीं होता है वो सेकेंडरी हो जाता है।
इस तरीके से यह मुख्य तीन चीज ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से ओ तक की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे, स्मॉल एफ से लिखते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2f कहेंगे, ये वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं लेंस में कुछ चीज ये सब डिफाइन हम लोग पूछा जाता है, और इस तरह से लेंस के बारे में जान गए। लेंस के बारे में फिर हम लोग जानेंगे कि इसमें रे डायग्राम कैसे बनता है। तो एक आध रे डायग्राम मैं यहाँ बना के दे देता हूँ। ठीक मिरर की तरह ही उसमें कॉनकेव मिरर का जो प्रॉपर्टीज है, लगभग यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का वही प्रॉपर्टीज है। कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, इधर भी फोकस, ये बराबर बराबर डिस्टेंस लेंगे तो इमेज बनाने में सुविधा होगा। ये यहाँ पर अगर फोकस के भीतर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक रे एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये पैरेलल लेना है, और सामने वाले फोकस से गुजरेगा, सामने वाले फोकस से, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये इस तरह से, ये बीच से ही एक बार मोड़ेंगे हम लोग, और इस तरीके से ये रे जाएगा। जैसा कि अवतल में पहला कंडीशन में इमेज आगे नहीं बना था, वैसे ही इसका भी इमेज, फर्स्ट इमेज आगे नहीं बनेगा, ये इसको हम लोग पीछे बनाएंगे। यहाँ चूंकि स्केल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, लेकिन यह जो है इस तरह से स्केल से खींचेंगे, सीधा करेंगे और यह इमेज बनेगा। यह इमेज, यह नहीं समझना है कि यह सी पर ही बनेगा, यह कहीं भी आगे पीछे बन सकता है। यह क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, यह मैग्नीफाइड होगा, फिर सीधा होगा, इरेक्ट होगा, फिर वर्चुअल होगा, ये मैग्नीफाइड होगा, इरेक्ट, वर्चुअल, और वस्तु के ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। इन सब प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को याद रखना जरूरी है। इस गुण के कारण यह जो फोकस के भीतर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इसका इमेज बड़ा और सीधा बन रहा है। इस गुण के कारण इस लेंस का उपयोग छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ने में किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग मैग्नीफाइड ग्लास के रूप में भी होता है, या इसको हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। इससे जो है छोटे छोटे चीजों को देखने में, कहीं कोई चीज गिर गया बहुत छोटा है, इससे इस लेंस के द्वारा उसको खोजा जा सकता है। घड़ी साज, वॉच मेकर, घड़ी बनाने वाला, आजकल तो घड़ी डिजिटल आ गया, यूज हुआ, खराब हुआ, फेंक दो, लेकिन जो घड़ी ठीक कराया जाता है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसको देखने के लिए घड़ी मेकर इसी लेंस का एक डिब्बा में इस तरह फिट करके इधर से देखता है, छोटे छोटे पार्ट पुर्जे को आसानी से वह देख सकता है और काम करने में उसे आसानी होती है। इस तरीके से बहुत सारा यूज है, इसलिए इसको मैग्नीफाइड ग्लास कहते हैं, और फिर इसे दूसरे नाम में सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। एक सरल रूप में ये छोटे चीजों को बड़ा करके देखने के काम में आता है। तो यह इस तरीके से, इसका भी 6 कंडीशन है, और 6 कंडीशनों में एक कंडीशन यह था, और बाद बाकी एफ पर रखेंगे तो क्या होगा, सी पर रखेंगे तो क्या होगा। एफ पर रखने से उसका इमेज इन्फिनिटी में बनेगा, यह इन्वर्टेड होगा, यह रियल होगा। एफ के भीतर वाला कंडीशन में ही सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगा, बाद बाकी एफ के बाहर सी के बीच, सी पर, सी और इन्फिनिटी के बीच, और इन्फिनिटी में सारा इमेज रियल होगा।
एक इमेज जैसे सपोज करें F और C के बीच अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसका इमेज क्या होगा, एक रे एक्सिस के पैरेलल गया। वस्तु को C और F के बीच रखें तो क्या होगा, तो यह इस तरह से ये C के बाहर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इस तरह से यह इमेज का फॉर्मेशन होगा। एक हम लोग इमेज दिखा देते हैं, अगर वह इन्फिनिटी में हो, अनंत में हो, तो अनंत में हो तो दो तरह से बना सकते हैं। अगर एक्सिस के पैरेलल ले लें इस तरह से, वैसे इन्फिनिटी से आने वाली किरणें सभी किरणें पैरेलल होती है और वह एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो ये आकर सभी एक ही पॉइंट फोकस पर जमा होगा और इस पॉइंट फोकस पर जमा होने से इसका इमेज बहुत छोटा और रियल होगा। लेकिन इसको अगर हम लोग ऐसे बनाएं, इस तरह से, अगर रे को तिरछा ले लें यह इस तरह से, तो ये यहाँ अनंत से आने वाले किरणें पैरेलल होगी, ये यहाँ पर आकर के मुड़कर यहाँ इमेज बनाएगा, यह इसका F होगा और यह पर इमेज थोड़ा दिखेगा। इस तरीके से यह होगा तो वेरी स्मॉल, वेरी डिमिनाइज्ड और इन्वर्टेड, यह रियल होगा। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग इस लेंस को सूरज के सामने रखते हैं, सूरज से आने वाली किरणें पैरेलल होती है, ये किरणें जब लेंस से गुजरकर एक बिंदु पर पॉइंट बनाती है तो सूरज की किरणों के एक जगह जमा होने पर यहाँ काफी हीट पैदा हो जाता है और अगर यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ कागज वगैरह रखते हैं तो वह जलने लगता है। इसलिए इस गुण के कारण उत्तल लेंस को जलाने वाला कांच भी कहते हैं। याद रखना है कि उत्तल जलाने वाला कांच किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस को जलाने वाला कांच भी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। आवर्धित कांच यानी मैग्नीफाइड ग्लास किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। इस तरह से यह उत्तल लेंस का कुछ इमेज फॉर्मेशन को दिए। बाद बाकी अगर C पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज दूसरी तरफ C पर ही बनेगा, इक्वल बनेगा और वह इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। C और इन्फिनिटी के बीच रखेंगे तो दूसरी ओर C और F के बीच बनेगा, यह रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनाइज्ड होगा, छोटा होगा। ज्यों ज्यों दूर जाएंगे इमेज छोटा होता जाएगा, नजदीक आएंगे इमेज बड़ा होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज में कह सकते हैं ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है और फिर ये इन सब कामों में भी आता है, मैग्नीफाइड ग्लास के रूप में, जलाने वाला कांच के रूप में। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। वैसे और बहुत सारा यूज है, जितने भी सूक्ष्मदर्शी हैं सब में इसका यूज होता है। इसके बाद हम लोग अवतल लेंस के प्रॉपर्टीज को भी, उसमें रे डायग्राम को भी थोड़ा देख लेंगे और फिर प्रॉपर्टीज को देखेंगे।